नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है संविधान सभा। संविधान सभा का पार्ट हमने फर्स्ट कर लिया है, अभी हम पार्ट सेकंड करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर भी हम संविधान सभा की बैठकें आज करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा संविधान सभा पार्ट जो हमारा है वो है सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में करेंगे संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठक, इससे आगे का जो पार्ट है वो हम इस क्लास में हम करेंगे। अब देखेंगे विस्तार से कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। ये प्रथम बैठक वर्तमान संसद भवन दिल्ली में की गई। वर्तमान संसद भवन दिल्ली में की गई। इसी प्रथम बैठक में संविधान सभा के 207 सदस्य उपस्थित थे। इन 207 सदस्यों में से 9 महिलाएं थी। 9 महिलाएं उपस्थित थी इन 207 सदस्यों में से। अब इस प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। क्योंकि मुस्लिम लीग का चुनाव में अल्पमत होने के कारण मुस्लिम लीग ने पूर्ण रूप से प्रथम जो हमारी संविधान सभा की जो बैठक थी, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने पूर्ण रूप से क्या किया? बहिष्कार किया। इस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। यह अस्थायी अध्यक्ष, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, ये अस्थायी अध्यक्ष की जो परंपरा है फ्रांस के संविधान से या फ्रांस की परंपरा के आधार पर, या कह सकते हैं फ्रांस की परंपरा के आधार पर वरिष्ठता का नियम कि फ्रांस की परंपरा के आधार पर, वरिष्ठता के नियम के आधार पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्योंकि वयोवृद्ध व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद में संविधान सभा
के दो उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी दो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इस प्रकार से देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन दिल्ली में 207 सदस्य उपस्थित थे। इस 207 सदस्यों में से 9 महिलाएं उपस्थित थी। मुस्लिम लीग ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, क्योंकि संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को अल्पमत मिला, इसलिए उन्होंने पूर्ण रूप से संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। प्रथम बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया। संविधान सभा के इसी बैठक के अंदर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिंद्र सिन्हा को, जिन्हें हम एसआई को वर्तमान प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, यह फ्रांस की परंपरा के आधार पर वरिष्ठता का नियम होता है, वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष में एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। अब बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, नियुक्त किया गया। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें भारत का आजाद शत्रु, बिहार का गांधी और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं कि भारत के आजाद शत्रु, बिहार के गांधी और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इस दूसरी बैठक में BN राव बेनेगुल, पूरा नाम है इनका बेनेगुल नरसिम्हा राव बेनेगुल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम है। BN राव को संविधान सभा में विधिक सलाहकार, संविधान सभा में विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ध्यान देना कि BN राव बेनेगुल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम है। इनको संविधान सभा में विधिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये बात ठीक है कि उनको विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया, लेकिन ध्यान रखना कि BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। न्यायाधीश भी रह चुके हैं और इन्होंने म्यांमार के संविधान निर्माण में सहयोग दिया है। इसलिए BN राव विधि के विशेष ज्ञाता है, विशेषज्ञ हैं। इसलिए इनको भारतीय संविधान सभा में विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यह हमारे भारतीय संविधान सभा के दूसरी बैठक, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, BN राव को संविधान सभा में विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब हम जिक्र कर रहे हैं कि संविधान सभा में प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान सभा में प्रथम अधिवक्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीसरी बैठक यह बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी के साथ भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हो गया, अनुसमर्थन मिल गया, पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए दोस्तों कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और ये पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। इतना समय लगने का मेन कारण था कि मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं था। MR जैकरे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग का सहयोग होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य प्रस्ताव तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग का समर्थन होना बहुत जरूरी है। इसलिए यह प्रस्ताव इतना लेट पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को 3 वाचनों में से गुजरना पड़ा। 3 वाचन हुए। 3 वाचनों में से गुजरना पड़ा। ये 3 वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, 14 नवंबर 1949 से 26
26 नवंबर 1949। देखिए दोस्तों, इस भारतीय संविधान की प्रक्रिया को 3 वाचनों में से गुजरना पड़ा। 3 वाचन हुए। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ। यह प्रथम वाचन है। प्रथम वाचन, यह द्वितीय वाचन, यह तृतीय वाचन। इस प्रकार से 3 वाचन हुए हैं। 4 नवंबर 1948, 9 नवंबर 1948 को प्रथम, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को द्वितीय वाचन, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर को तृतीय वाचन। इस प्रकार से ये संविधान सभा के ये बैठकें मेन इम्पोर्टेंट। अब भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने कुछ समितियों का गठन किया। अब हम समितियों का थोड़ा अध्ययन करेंगे। मेन प्रमुख जो समितियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी समितियां हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण का जो कार्य है थोड़ा इजी हो सके, सिस्टमैटिक ढंग से हो सके, इसके लिए संविधान सभा ने कुछ समितियों का गठन किया ताकि कार्य का डिवाइडेशन करके एक बहुत अच्छे लोगों के विचारों को कहें, एक अच्छे प्रावधानों को भारतीय संविधान के अंदर संजोया जा सके। इसके लिए भारतीय संविधान सभा ने कुछ समितियां बनाई हैं। ये समितियां हैं, इनका अध्ययन करेंगे। समितियां नंबर 1 संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। नंबर 2 संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। नंबर 3 प्रांतीय संविधान समिति। 4 नंबर है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक कार्य संबंधी समिति, कार्य संबंधी समिति। अब जिक्र करें 5 नंबर झंडा समिति। 6 नंबर का करें परामर्श समिति। 7 नंबर करें नियम एवं संचालन समिति। 8 नंबर का हम जिक्र करें कार्य संचालन समिति। 10 नंबर का हम जिक्र करें संविधान सभा कार्य संबंधी समिति। संविधान सभा कार्य संबंधी समिति, कार्य संबंधी समिति। 11 नंबर की हम बात करें मूल अधिकार उप समिति। 12 नंबर की हम बात करें अल्पसंख्यक उप समिति। और 13 नंबर हम बात करें प्रारूप समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, इस समिति के बारे में जिक्र करेंगे। अब एक बार हम संविधान सभा द्वारा निम्न समितियों का, जो प्रमुख समितियों का गठन किया गया: संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जॉइंट समिति है ये, झंडा समिति, परामर्श समिति, नियम संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, संविधान सभा का कार्य संबंधी समिति, मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति,
और लास्ट है प्रारूप समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, ध्यान देना दोस्तों। संघ संघ शब्द आए तो दोनों के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो यहां लिखता हूं पंडित नेहरू जी। संघ के दोनों समितियां हैं, दोनों समितियों का अध्यक्ष नेहरू जी हैं। प्रांतीय, ये कहें कि राज्यों के एकीकरण का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो प्रांतीय संविधान की बात आए तो वल्लभ भाई पटेल, ये पटेल जी होंगे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक ज्वाइंट जो समिति है उसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? पटेल जी होंगे। उसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? पटेल जी होंगे। जे से झंडा और जे से जे.बी. कृपलानी याद रखना। जे.बी. कृपलानी याद रखना। परामर्श समिति, ये परामर्श समिति जो है ये भी सरदार पटेल जी हैं। परामर्श समिति ये भी पटेल जी की है। नियम एवं संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और कार्य एवं संचालन समिति की बात करें, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, के से कार्य, के से के.एम. मुंशी। संविधान सभा का कार्य संबंधी समिति आ जाए तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। जी.वी. मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, जी.वी. मावलकर। जी.वी. मावलकर। मूल अधिकार उप समिति की बात आए, मूल अधिकार के उप समिति का नाम आए तो जे.बी. कृपलानी। बात आए अल्पसंख्यक एवं उप समिति की बात आ जाए, ऐसे H.C. मुखर्जी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। H.C. मुखर्जी, ये H.C. मुखर्जी हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ऐसी मुखर्जी। प्रारूप समिति के आप सब लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ के दोनों सेंटर की दोनों है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत राज्यों के एकीकरण का जिम्मा पटेल पर था। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक थी वो पटेल जी हैं। जैसे झंडा और जैसे जे.बी. कृपलानी। बात करें परामर्श समिति की, पटेल जी सलाह देने में। नियम और संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बात करें संविधान सभा कार्य संबंधी समिति जी.वी. मावलकर। और मूल अधिकार उप समिति की बात आए जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक की बात आए H.C. मुखर्जी। और प्रारूप समिति का आए तो भीमराव अंबेडकर। अब देखिए प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति के सदस्य और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि ये किस क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने हैं। अब हम जिक्र करें प्रारूप समिति की तो B.N. राव ने प्रथम संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इस प्रारूप की जांच करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति का जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये तो ध्यान देना कि प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया।
क्योंकि BN राव ने प्रथम संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसकी जांच करने के लिए, प्रारूप समिति का जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, प्रथम प्रारूप का जांच करने के लिए। अब देखिए प्रारूप समिति में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं। अध्यक्ष सहित और अध्यक्ष रहित दो चीजों का ध्यान देना। अध्यक्ष सहित जो सदस्य हैं वो होंगे 7। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित पूछे तो 7 सदस्य होंगे। और दोस्तों अध्यक्ष रहित पूछे, अध्यक्ष रहित तो होंगे 6 सदस्य, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर भी बोलते हैं। इस प्रारूप समिति का जो गठन किया गया है वह 29 अगस्त 1947 में। अब देखिए ये भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस क्षेत्र से संविधान, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस क्षेत्र से चुनाव जीते। तो ध्यान देना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार बॉम्बे से चुनाव लड़े और हार गए। और क्या हो गए? हार गए। पहली बार बॉम्बे से चुनाव लड़े और हार गए। दूसरी बार मुस्लिम लीग के सहयोग से पूर्वी बंगाल का एक क्षेत्र है जैसूर कुल्लू। पूर्वी बंगाल के जैसूर कुल्लू क्षेत्र से ये चुनाव जीते। ये जैसूर कुल्लू ये क्षेत्र है पूर्वी बंगाल का, वहां से ये चुनाव जीते। मुस्लिम लीग के सहयोग से पूर्वी बंगाल के जैसूर कुल्लू से ये क्षेत्र से चुनाव जीत गए। अब देखिए, अब ये जब देश आजाद हुआ, आजादी के समय ये पूर्वी बंगाल पूर्वी पाक में चला गया। विभाजन होने के बाद पूर्वी पाक में चला गया, इसलिए इनको ये सीट छोड़नी पड़ी। लेकिन ये संविधान के ज्ञाता थे, अच्छा नॉलेज था, अपने विषय के विशेषज्ञ थे। इसलिए BN राव ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BN राव की सलाह पर बॉम्बे के पुणे क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी MR जयकरे से सीट खाली करवाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां से चुना गया।
और संविधान सभा में सदस्य के रूप में लाया गया। तो दोस्तों ध्यान देना कि आजादी के समय पूर्वी पाक में चला गया और BN राव की सलाह पर, BN राव की सलाह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी पुणे क्षेत्र से, बॉम्बे के पुणे क्षेत्र से MR जयकरे, कांग्रेस के प्रत्याशी थी MR जयकरे, इनकी सीट खाली करवाई गई, इनकी सीट खाली करवाई और वहां से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़े और संविधान सभा में सदस्य बने। अब देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का हम जिक्र कर रहे थे, अध्यक्ष सहित पूछे 7, अध्यक्ष रहित पूछे 6 सदस्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव क्षेत्र पूछे तो पूर्वी बंगाल है, और पूर्वी बंगाल नहीं दिया, बॉम्बे दिया हो तो बॉम्बे हो, पूर्वी बंगाल और बॉम्बे दोनों दिया हो तो पूर्वी बंगाल के जयपुर कुल्लू क्षेत्र से। अब इस प्रकार BN राव की सलाह से चुनाव जीत गए, MR जयकरे की सीट खाली करवाई गई। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे। अब इनके अंदर सदस्य हैं, नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। नंबर 2 KM मुंशी, ये एकमात्र कांग्रेसी थे, बताऊंगा मैं कैसे थे। नंबर 2 सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह। 4 नंबर N गोपालास्वामी, स्वामी अय्यर। 5 नंबर है अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। 6 नंबर है DP खेतान। 7 नंबर है BL मित्तल या मित्तल। अब DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है, इनकी जगह TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया जाता है। BL मित्र अपना त्याग पत्र दे देते हैं, इनकी जगह N माधवन को सदस्य बनाया जाता है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हैं, KM मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे, और ये सदस्य जो अन्य हैं वो भी कांग्रेसी थे, लेकिन KM मुंशी एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेसी सदस्य थे, और ये बाकी सदस्य कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव जीते हुए सदस्य थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकमात्र जो सदस्य हैं कांग्रेसी वो KM मुंशी। तो ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं। इस प्रारूप समिति ने अपने संविधान को बनाकर तैयार करके 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंप दिया कि आप लागू कर दीजिए। हमने हमारी तरफ से संविधान बनाकर तैयार कर दिया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियमित और
आत्मार्पित ये कर दिया गया है, जनता को सुकृत कर दिया है संविधान सभा को कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। आंशिक रूप से इसी दिन लागू हो गया। इसी दिन लगभग 16 अनुच्छेद लागू हो गए। 16 अनुच्छेद लागू हो गए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। दोस्तों ध्यान रखना, 5 से लेकर 9 तक तो ये नागरिकता संबंधी है। इस प्रकार से ये भी हमारे अनुच्छेद 16 अनुच्छेद माने जाते हैं। वो 16 कैसे माने जाते हैं? कई बुक्सों के अंदर 15 भी दिए होंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना, कई बुक्सों में 15 दिए हुए हैं, तो इस अनुच्छेद का उल्लेख नहीं किया होगा 394 का, क्योंकि इन सब अनुच्छेदों का यहां से लेके यहां इन सारे अनुच्छेदों का उल्लेख है वो किस में है? 394 में है। इसलिए अगर 394 में है तो इसका मतलब वो लागू हो गया। इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास हो गए अनुच्छेद 16। इसको लागू नहीं करते हैं, अगर इसको आप नहीं मानते हैं, मानना पड़ेगा क्योंकि 16 अनुच्छेद, लेकिन बुक्स के हिसाब से बता रहा हूं, कहीं लिखा हुआ है तो किसी को समझ नहीं आए तो ये 394 अनुच्छेद इसी के अंदर इंक्लूड है। कहने का मतलब ये जो अनुच्छेद लागू हुए हैं इनका उल्लेख कहां है? इसके अंदर है कि ये भारतीय संविधान आंशिक रूप से इतने अनुच्छेदों को लागू करता है। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 394 में उल्लेख है मित्रों। इस प्रकार से अब बात करें आंशिक रूप से लागू हो गया तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। अब ध्यान देना, ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? ये 26 नवंबर को लागू क्यों नहीं किया गया? ये 26 नवंबर को इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस दिन को याद रखा जब 1929 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में कहा था कि प्रति 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और पहली बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर रावी नदी के किनारे स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसी दिवस को याद रखने, संजोए रखने के लिए, हमेशा की यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी, नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी आता है, डेट यही रहेगी, महीना आगे आएगा तो राउंड फिगर में 50, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ये देखिए दोस्तों, अब देखें भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक है वो कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। इस बैठक में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतिलिपियों पे 3 प्रति
प्रतिलिपियों 3 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखना दोस्तों, एक प्रतिलिपि पर नहीं, 3 प्रतिलिपि पर 284 सदस्य हैं संविधान सभा के अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले। इन 284 सदस्यों में से 8 महिलाएं थी। 8 क्या थी? महिलाएं। इन 8 महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला थी। एक मुस्लिम महिला थी। उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ध्यान रखना, टोटल संविधान सभा में सहयोग देने वाली 15 महिलाएं थी। पहली बैठक में 9 महिलाएं थी। अंतिम रूप से 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। उनमें से एक है मुस्लिम महिला थी। ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कई बार आ जाता है। इस प्रकार से 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। प्रथम हस्ताक्षर करता थे वो थे पंडित नेहरू जी। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले बलवंत सिंह मेहता। ये बलवंत सिंह मेहता है, बलवंत राय मेहता नहीं है। ये बलवंत सिंह मेहता है। बलवंत राय मेहता गुजरात से हैं। वो गुजरात के सीएम भी रहे हुए हैं। उन्होंने पंचायती राज का त्रिस्तरीय सिस्टम को आधार माना। वो बलवंत राय मेहता है, सिंह नहीं है, ध्यान देना। हर एक शब्द का ध्यान रखना है। तो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता नेहरू जी, अंतिम हस्ताक्षरकर्ता राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता। 114 दिन बहस हुई। 166 दिन इसके कार्य पर बैठक हुई। 64-65 लाख रुपया खर्च हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में लगे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। इस प्रकार से देखिए, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। अंतिम रूप से संविधान सभा की 3 प्रतिलिपियों पे 3 पर हस्ताक्षर किए। 24 में से 8 महिलाएं, इनमें एक मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित नेहरू जी, अंतिम हस्ताक्षरकर्ता राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता। 114 दिन बहस, 166 दिन बैठकें, 64-65 लाख रुपए खर्चा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में समय लगा। इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, चुना गया। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। इसी दिन संविधान
संविधान सभा भंग हो गई और एक संसद के रूप में कार्य करने लगी। संविधान सभा दो कार्य करती थी। संविधान सभा दो कार्य करती थी, एक संविधान निर्माण का और एक संसद के रूप में कानून निर्माण। जब संविधान निर्माण का कार्य आता उस समय बैठक होती थी, उस समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, राजेंद्र प्रसाद। और जब संसद के रूप में कार्य करना होता था उस समय जी.वी. मावलकर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। दोनों की बैठकें अलग अलग होती थी। इसकी सुबह होती है तो इसकी शाम को बैठक होगी, दोपहर में बैठक होगी। संसद से संबंधित कार्य करना है तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, और संविधान निर्माण का कार्य करना है तो अध्यक्ष कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद। तो संसद भी बंद होगी। इस प्रकार से देखिए भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नोट लगा के कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो देखना है दोस्तों 1935 के अधिनियम का 1935 के अधिनियम का पड़ा। भारतीय संविधान जब बनकर लागू हुआ, ये कहेंगे मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12। अब देखिए भारतीय संविधान पूछा जाए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किस अधिनियम का, किसका प्रभाव पड़ा, तो 1935 अधिनियम का। क्योंकि इस 1935 अधिनियम से 250 अनुच्छेद यूं के त्यों ही भारतीय संविधान में जोड़ दिए, भारतीय संविधान में जोड़ दिए। इसलिए के.टी. शाह ने कहा कि भारतीय संविधान उधार का ठेला और गोंद का पिटारा है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमारे भारतीय संविधान सभा का पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया है। प्रस्तावना भी हमने कर ली थी कल, आज ये रह गया था टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे संविधान के भाग 1 और 2। इस प्रकार से देखते रहिए आप।